क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि आप 7 यहाँ तक कि 8 घंटे सोएं, कैफीन से भी दूर रहे, समय पर बिस्तर पर भी गए, लेकिन फिर भी सुबह उठे तो शरीर भारी और दिमाग एकदम धुंधला था? बिल्कुल, आंखें तो खुल गईं लेकिन लगता है मन अभी भी सो रहा है। और फिर खुद से वो सवाल पूछा हो, इतना सब कुछ सही करने के बाद भी मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ? और जरा सोचिए, उसी वक्त दुनिया के किसी दूसरे कोने में, जापान में, कोई और भी शायद 7 घंटे ही सोया, लेकिन वो सुबह शांत, केंद्रित और एक अलग ही ऊर्जा से भरपूर होके उठा। घंटों की गिनती एक ही है, पर नतीजा इतना अलग। ये एक पहेली की तरह है ना? बिल्कुल। ऐसा क्या है जो वो जानते हैं जो हम शायद भूल गए हैं? जापान में नींद को बस एक जरूरत या कह सकते हैं आलसी गतिविधि नहीं माना जाता। नहीं, इसे कला समझा जाता है, एक अनुशासन। अपने मन को रीसेट करने और शरीर को अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक तरीका। आज हम नींद के पीछे छिपे 5 जापानी रहस्यों पर बात करने वाले हैं, जो साधारण आराम को गहरी और शक्तिशाली रिकवरी में बदल देते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे गद्दे या किसी खास पहाड़ी जड़ी बूटी से बनी चाय की जरूरत नहीं है। ये बस कुछ छोटी सोची समझी आदतें हैं। ये आदतें हमारे शरीर और दिमाग को वो करने की इजाजत देती हैं जो वो स्वाभाविक रूप से करना चाहते हैं। खुद की मरम्मत करना, खुद को तरोताजा करना। शायद मुद्दा ज्यादा सोने का है ही नहीं, बल्कि बेहतर और ज्यादा समझदारी से सोने का है। चलिए इस बातचीत को वहीं से शुरू करते हैं जहां हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। हसल कल्चर। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां हसल यानी भाग दौड़ को बहुत महत्व दिया जाता है। लोग गर्व से बताते हैं कि वे कितना कम सोते हैं, जैसे कि थके रहना ज्यादा मेहनत करने की निशानी हो। आपने भी जरूर सुना होगा, नींद तो कमजोरों के लिए है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चाई ये है कि नींद समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एक निवेश है। निवेश, ये दिलचस्प है। ये वो समय है जब हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादें बनाता है और खुद की मरम्मत करता है। अच्छी नींद के बिना हमारा ध्यान भटकता है, हमारा मूड बिगड़ता है और हमारी उत्पादकता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, चाहे हम कितने भी प्रेरित क्यों ना हो। बिल्कुल, और शायद जापान इस बात को बहुत गहराई से समझता है। वहाँ नींद को आलस नहीं बल्कि अनुशासन का हिस्सा माना जाता है, एक संतुलित जीवन का हिस्सा। हाँ, जहाँ काम और आराम दोनों का सम्मान होता है। जहाँ हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा घंटे सोने के पीछे भागते हैं, जापानी लोग नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, उसकी मात्रा पर नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि कितने घंटे सोए, बल्कि सवाल ये है कि कैसे सोएं। क्योंकि जब सही तरीके से सोया जाए तो कुछ घंटे भी पूरे सिस्टम को रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगर हमें बेहतर क्वालिटी की नींद चाहिए तो जापानी लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? क्या ये महंगे गद्दों या तकियों के बारे में? आश्चर्यजनक रूप से नहीं, वे बिस्तर से भी पहले कमरे के माहौल से शुरू करते हैं, और खासकर कमरे के तापमान से। कमरे के तापमान से? मुझे तो हमेशा लगता था कि एक आरामदायक बेडरूम का मतलब है गर्म और कोजी कमरा। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। जापान में एक अध्ययन में पाया गया कि ज्यादातर बेडरूम का तापमान रात में 13 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। ये तो काफी ठंडा है। हाँ, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी आंतरिक घड़ी मतलब सर्केडियन रिदम तापमान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये ठंडा तापमान शरीर पर असर कैसे करता है? जैसे ही हमारे शरीर का कोर तापमान गिरता है, यह हमारे दिमाग को एक शक्तिशाली संकेत भेजता है। क्या संकेत? मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को छोड़ने का संकेत, जिसे नींद का हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा। यह हार्मोन शरीर को बताता है कि अब आराम का समय है। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं और हमारा दिमाग धीमी गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वाह, मतलब एक ठंडा कमरा आपके दिमाग के लिए गहरी नींद में जाने का एक तरह से निमंत्रण है। बिल्कुल। तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं, खासकर भारत जैसी गर्म जगह पर? देखिए, कमरे को बर्फीली गुफा बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसे सामान्य से थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश करें, लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अगर एयर कंडीशनर ना हो तो एक खिड़की खोल लें या एक छोटा पंखा चला लें ताकि हवा का बहाव बना रहे। आप बदलाव लगभग तुरंत महसूस करेंगे। ठीक है, तो माहौल तैयार है, कमरा ठंडा है, लेकिन शरीर को उस ठंडे माहौल के लिए तैयार कैसे किया जाए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर जापान का एक और शक्तिशाली रात का अनुष्ठान ओफुरो सामने आता है। ओफुरो? हर शाम लाखों जापानी लोग अपना दिन लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी के स्नान के साथ समाप्त करते हैं। ये दिलचस्प है। मैं हमेशा सोचता था कि गर्म पानी से नहाने से तो शरीर गर्म हो जाता है, जो शायद सोने में रुकावट डालेगा। हाँ,
ये सुनने में उल्टा लगता है, पर इसके दो पहलू हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। मानसिक रूप से ये सिर्फ शरीर साफ करना नहीं है, तो फिर क्या है? ये मन को साफ करना है, दिन भर की चिंताओं और बाहरी दुनिया के शोर को धो डालना, ताकि आप सोने के लिए एक साफ स्लेट के साथ तैयार हो। और इसका शारीरिक असर क्या होता है? जब आप उस गर्म स्नान से बाहर ठंडे कमरे में आते हैं तो आपके शरीर का तापमान तेजी से गिरता है। अच्छा। और ये अचानक आई ठंडक आपके दिमाग को वही शक्तिशाली संकेत भेजती है जिसकी हमने अभी बात की थी। अब सोने का समय है। मतलब ये शरीर की बायोकेमिस्ट्री के साथ काम करने जैसा है। बिल्कुल। वे अपनी जीव विज्ञान से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ काम करते हैं। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? रात के खाने के बाद फोन पर लगे रहते हैं, चमकदार स्क्रीन को घूरते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि दिमाग बस एक स्विच की तरह बंद हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। नहीं, नींद ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आदेश दे सकते हैं, उसे आमंत्रित करना पड़ता है। तो आज रात ये कोशिश करके देखें, सोने से 1 से 2 घंटे पहले गर्म पानी से नहाएं, शांति से, बिना फोन के। हाँ, और फिर अपने ठंडे कमरे में जाएं। ये गर्म स्नान और ठंडे कमरे का मेल आपके दिमाग को बताएगा कि अब पावर डाउन करना सुरक्षित है। इन दो आदतों को सुनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ शारीरिक क्रियाओं के बारे में नहीं है, हाँ, ये मानसिकता के बारे में भी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा जापान में एक रिवाज है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था और जो मुझे बहुत अजीब लगा। कहते हैं कि अगर कोई आपसे कहे आप थके हुए लग रहे हैं तो ये अपमान नहीं बल्कि एक तारीफ है। ये कैसे हो सकता है? ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है। कई संस्कृतियों में थके हुए दिखना एक कमजोरी माना जाता है। हाँ, हम इसे छुपाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा कॉफी पीते हैं और एक झूठी मुस्कान के साथ दिन निकालते हैं। लेकिन जापान इसे अलग तरह से देखता है। वे थकान को शर्म नहीं बल्कि एक संकेत मानते हैं। एक संकेत? आपके शरीर का धीरे से ये कहने का तरीका है कि आपने काफी काम कर लिया है, अब आराम का समय है। इसे तारीफ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आपकी मेहनत और लगन का सबूत है। ये तो हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, क्योंकि जब आप अपनी थकान का सम्मान करना शुरू करते हैं तो आप अपने शरीर को सुनना शुरू कर देते हैं, आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। आराम को इनाम नहीं, जरूरत समझने लगते हैं। सही कहा। और तभी सच्चा आराम शुरू होता है, क्योंकि अगर आपका मन आराम करने के लिए दोषी महसूस करता है तो आपका शरीर कभी भी सच में आराम नहीं कर पाता। तो आज रात जब थकान महसूस हो तो खुद से ये ना कहें मैं आलसी हूँ, कहें मैं एक इंसान हूँ, मैंने मेहनत की है और अब मैंने आराम करने का अधिकार अर्जित किया है। जिस पल आप अपने थकान का सम्मान करना शुरू करेंगे, आपका शरीर आखिरकार वही करेगा जो उसे करना चाहिए। एक मिनट रुकिए, अगर आराम इतना जरूरी है और थकान का सम्मान किया जाता है तो फिर उस बात का क्या मतलब है जो हम जापान के लंबे काम के घंटों के बारे में सुनते हैं? इसी से जुड़ा एक और रिवाज है इनेमोरी। अगर भारत में कोई अपनी डेस्क पर सोता हुआ पकड़ा जाए तो उसे शायद नौकरी से निकालने की नौबत आ जाए। हाँ, ये काम चोरी का सबसे बड़ा सबूत माना जाएगा। तो वहाँ ऐसा क्या फर्क है कि इसे सराहा जाता है? आपका सवाल बहुत सही है। इनेमोरी का शाब्दिक अर्थ है उपस्थित रहते हुए सोना, और इसे आलस का संकेत नहीं बल्कि अत्यधिक मेहनत का सबूत माना जाता है। मेहनत का सबूत? हाँ, वहाँ की संस्कृति में सिर्फ काम पूरा करना ही नहीं बल्कि काम के प्रति समर्पित दिखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई अपनी डेस्क पर झपकी ले रहा है तो ये माना जाता है कि उसने इतनी मेहनत की है कि वो घर जाने तक भी नहीं रुक सका। तो ये एक तरह का बैज ऑफ ऑनर है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? सिर्फ 10-20 मिनट सोने से क्या होता है? हाँ, और यहीं पर समय का महत्व सामने आता है। 10 से 20 मिनट की झपकी दिमाग को तरोताजा करने के लिए काफी है, लेकिन ये इतनी छोटी होती है कि आप गहरी नींद के चरणों में नहीं जाते। अच्छा, तो वो जो उठने के बाद सुस्ती महसूस होती है वो नहीं होगी? नहीं, उसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं, और 20 मिनट की झपकी आपको इससे बचाती है। शोध बताते हैं कि इतनी छोटी झपकी भी आपकी ऊर्जा, फोकस, याददाश्त और यहाँ तक कि रचनात्मकता को भी बढ़ा सकती है। तो ये दिन के बीच में दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बिल्कुल। इसलिए एक शांत कोना ढूंढें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। भले ही ये सिर्फ 10 मिनट के लिए हो, आपकी ऊर्जा कॉफी पर निर्भर नहीं रहेगी। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं उस आदत पर आता हूँ जो मुझे लगता है हम सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। टेक्नोलॉजी? हाँ, मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये सबसे मुश्किल लगता है। मेरा फोन ही मेरा अलार्म क्लॉक है। और हम सब अपने बिस्तर को एक मनोरंजन केंद्र की तरह इस्तेमाल करते हैं।
सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो देखना। और फिर हम सोचते हैं कि हमें नींद क्यों नहीं आती। सच्चाई ये है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। वो नीली रोशनी और अंतहीन सूचनाओं से भरा रहता है। आप आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपका मन अभी भी एक मैराथन दौड़ रहा है। लेकिन उस नीली रोशनी में ऐसा क्या है जो इतना नुकसानदायक है? वो नीली रोशनी हमारे दिमाग के साथ एक चाल चलती है। ये मेलेटोनिन यानी नींद के हार्मोन को बनने से रोकती है। मतलब ये दिमाग को बताती है कि अभी भी दिन है। बिल्कुल। तो भले ही आपका शरीर थका हुआ हो, आपका दिमाग जागता रहता है। इसीलिए जापानी बेड टाइम रूटीन शांति पर केंद्रित है। धीमी रोशनी, शांत कमरे और धीमी सांसें। तो इसके लिए एक सरल व्यावहारिक नियम क्या हो सकता है? क्योंकि फोन बंद कर दो कहना आसान है, करना मुश्किल। नियम सरल है। सोने से कम 1 घंटे पहले टेक्नोलॉजी फ्री हो जाए। 1 घंटा? हाँ। उस फोन को कमरे के दूसरे कोने में चार्जिंग पर लगा दें। इससे आप उसे बिस्तर में इस्तेमाल करने से बचेंगे। उस आखिरी घंटे का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए करें जो आपके मन को शांत करे। जैसे किताब पढ़ना। किताब के कुछ पन्ने पढ़ें, शरीर को स्ट्रेच करें या बस मौन में बैठें। जैसे एक हवाई जहाज उतरने से पहले धीरे धीरे अपनी गति कम करता है, वैसे ही अपने मन को सोने से पहले धीरे से शांत होने दें। तो अगर आज की इस बातचीत को समेटा जाए तो ये 5 आदतें: ठंडा कमरा, गर्म स्नान, थकान का सम्मान, छोटी झपकी और टेक डिसिप्लिन। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, ये नींद को देखने का एक पूरा नजरिया है। ये अपने शरीर और मन का सम्मान करने के बारे में है। सही कहा। तो अगर आज की इस बातचीत ने किसी को भी नींद को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है, तो बस सुनकर आगे ना बढ़ें। इनमें से किसी एक आदत को चुनें और आज रात उसे आजमाएं। शायद अपना कमरा थोड़ा ठंडा करें या सोने से पहले अपना फोन दूर रख दें। बस एक छोटा सा बदलाव, वो फिर देखें कि आप कल सुबह कैसा महसूस करते हैं। थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा आराम से और थोड़ा ज्यादा जीवंत। क्योंकि कभी-कभी थकावट और असली ऊर्जा के बीच का अंतर ज्यादा घंटे की नींद नहीं है, बिल्कुल, बल्कि कुछ समझदारी भरी आदतें होती हैं। याद रखिए, आपका फोन रात भर में रिचार्ज हो सकता है, लेकिन आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप खुद को अनप्लग ना करें। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। शरीर को आराम देना पहला कदम है। असली परिवर्तन तो तब शुरू होता है जब हम जागने के बाद अपने दिन को एक नई ऊर्जा और इरादे के साथ जीना सीखते हैं।